हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 16 लक्ष्मीकांत की बुक से। पार्ट 2 में जैसा कि आपको पता है, हम लोग ऑलमोस्ट सारे चैप्टर जो हैं वो कर चुके हैं। बस ये हमारा जो लास्ट चैप्टर है, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये हमारा बाकी रह गया है। उसके बाद आपका ये जो पार्ट 2 सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाला जो पार्ट है लक्ष्मीकांत का, ये कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं, ये पार्ट 18 के अंदर गिवन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। आप अभी तक इतना तो जान ही गए हो, बहुत अच्छे से एक चीज़ को जानते हो कि नेशनल इमरजेंसी के लिए जो आर्टिकल होता है वो होता है 352। स्टेट इमरजेंसी के लिए, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, उसके लिए जो आर्टिकल होता है वो होता है 356 और 365। और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए जो आर्टिकल होता है वो होता है 360। ये जो प्रोविजंस हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये हेल्प करते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के इन आर्टिकल्स के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर होती है कि कोई भी एबनॉर्मल सिचुएशन, सर्कमस्टांस देश के सामने आए, उसके लिए इफेक्टिव तरीके से डील कैसे करना है। तो इमरजेंसी या इमरजेंसी प्रोविजंस उसके लिए एक विंडो है। अब जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब डिबेट्स चल रही थी कि क्या इमरजेंसी जैसी चीज़ को हमें डालना चाहिए संविधान में, क्या इसके लिए कि विंडो होनी चाहिए, ये चीज़ कितनी रैशनल है, कितनी लॉजिकल है या कितनी लॉजिकल है, इसके ऊपर जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिबेट चल रही थी, तो एक आर्ग्यूमेंट ये निकल कर सामने आई इसके फेवर में कि रैशनैलिटी या फिर लॉजिकल एस्पेक्ट इमरजेंसी के प्रोविजंस को डालने के पीछे ये है संविधान में, ताकि हम अपने देश की सॉवरेनिटी को, यूनिटी को, इंटेग्रिटी को और सिक्योरिटी को सेफगार्ड कर सकें। इसके साथ जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा और खुद जो संविधान है उसको बरकरार रख सके। इमरजेंसी के टाइम पर क्या होता है, सारी पावर किसके हाथ में केंद्रित हो जाती है? केंद्र सरकार के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है। तभी हम बोलते हैं ना, फेडरेशन विद यूनिटरी बायस। ऐसी आपातकालीन स्थिति में कोई भी सरकमस्टांस सिचुएशन अगर सामने हो तो सारी पावर किसके हाथ में केंद्रित हो जाती है? केंद्र सरकार के हाथ में, राइट। तो इमरजेंसी के टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इट बिकम्स ऑल पावरफुल। सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल और स्टेट जो होते हैं, राज्य जो होते हैं, वो टोटल कंट्रोल में चले जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। आपातकालीन के टाइम पर, इमरजेंसी के टाइम पर हमारे देश का जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है वो यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके लिए किसी भी प्रकार की अमेंडमेंट, किसी भी प्रकार से हमें अमेंडमेंट नहीं करना पड़ता कॉन्स्टिट्यूशन का। कोई भी फॉर्मल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं होता है। तो इस तरीके का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर हमारे देश की पहचान होती है फेडरल सिस्टम, और ऐसी इमरजेंसी के टाइम पर हमारे देश की पहचान हो जाती है यूनिटरी सिस्टम। ये एक यूनिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इस कंटेक्स्ट में डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कहा था कि सारे के सारे जो फेडरल सिस्टम्स हैं, इंक्लूडिंग अगर हम अमेरिकन फेडरल सिस्टम को देख लें, तो दे आर प्लेस इन अ टाइट मोल्ड ऑफ फेडरलिज्म। टाइट मोल्ड का मतलब ये है, स्ट्रिक्ट सेंस में पावर डिवाइड होगी सेंटर और स्टेट के बीच में। आई रिपीट माई वर्ड्स, स्ट्रिक्ट सेंस में पावर डिवाइड होगी सेंटर और स्टेट के बीच में। कोई भी ज्यादा पावरफुल नहीं होगा किसी भी सरकमस्टांस के अंदर। आगे समझो उनकी बात को। कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट सरकमस्टांसेस, जो मर्जी वारंट करें, जो भी परिस्थितियों की डिमांड हो, फेडरलिज्म का जो रियल रूप है, शेप है, जो मीनिंग है, वो नहीं बदलेगा। इट कैन नेवर बी यूनिटरी। हमारा फेडरलिज्म या फेडरेशन इसलिए यूनिक है दोस्तों, हम अपने देश में जो ये लाइन कहते हैं कि वी हैव फेडरेशन विद यूनिटरी बायस या फिर स्ट्रॉन्ग सेंटर,
ये वाली फेडरेशन की पहचान या फेडरलिज्म की पहचान दुनिया में किसी भी देश में देखने को नहीं मिलती है। ऑन द अदर हैंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, इट कैन बी बोथ यूनिटरी एज वेल एज फेडरल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टांसेस। नॉर्मल सिचुएशन में ये एक फेडरल सिस्टम की तरह वर्क करता है, बट इमरजेंसी के टाइम पर ये एक यूनिटरी सिस्टम बन जाता है। ये सारी बातें बी आर अम्बेडकर जी ने कही थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट्स में। हाँ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा 3 तरह की इमरजेंसी के बारे में बताता है हमें। एक इमरजेंसी जो कि लगती है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेवेलियन की वजह से, ये वाली इमरजेंसी लगती है अंडर आर्टिकल 352। अब वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, ये टर्म आज भी यूज होती है। जो आर्म्ड रेवेलियन आप देख रहे हो, आर्म्ड रेवेलियन को 1978 में डाला गया था थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट। और इस टाइम पर कौन सी सरकार थी श्रेया? जनता पार्टी। आर्म्ड रेवेलियन से पहले कौन सा शब्द यूज होता था निर्वैर? इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब तो फायका कुछ ऐसा हो जाता है ना कि कहीं पर भी गली मोहल्ले में लोग लड़ रहे हो तो फिर वो भी एक इंटरनल डिस्टर्बेंस है ना। दो जुटों ने आपस में एक दूसरे के ऊपर गोली चला दी, मंदिर मस्जिद के नाम पर अगर कुछ ग्रुप या जुट लड़ रहे हैं तो वो भी एक इंटरनल डिस्टर्बेंस है। क्या इतनी सी बात पे इमरजेंसी लगाना ठीक है? देश का फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना ठीक है? जस्टिफिएबल है ये वाली बात? ठीक है। इसको हम लोग पॉपुलरली कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। However, the Constitution employs the expression proclamation of emergency to denote an emergency of this type. संविधान हमारा क्या वर्ड यूज करता है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इस तरह की इमरजेंसी को डिनोट करने के लिए कि इमरजेंसी ऐसे केस में प्रोक्लेम होती है। मतलब आप कंफ्यूज मत होना कि सर ये प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का मतलब क्या है। राइटर आपको ये बोल रहा है कि संविधान में लैंग्वेज आर्टिकल 352 के केस में ये वाली यूज होती है कि हम लोग जब आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करते हुए नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं ना, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेबेलियन के कंधे का सहारा लेते हुए जब उसके इन कंधों पर बंदूक चलाते हैं इमरजेंसी की, तो राइटर आपको ये बोल रहा है संविधान में जो फ्रेज यूज करा हुआ है हमने वो है ऐसे केस में इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड। और जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आए तो राइटर आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि समझ जाओ कि संवैधानिक लैंग्वेज के अनुसार ये नेशनल इमरजेंसी है आर्टिकल 352 वाली। ये आपको आज एक नई चीज जानने को मिली। इमरजेंसीज के टॉपिक को आई थिंक आप में से ऐसा कोई नहीं है जो जानता ना हो। ये इस चैप्टर में से कोई नई यूनिक बात नहीं होने वाली जिसके बारे में आपको पता ना हो। लेकिन आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे ये जो एक्सप्रेशन है, जो फ्रेज है, ये जो टर्म है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो भाषा हमने चुनी है अंग्रेजी भाषा प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तो 3 तरीके की इमरजेंसी में से कौन सी इमरजेंसी को ये दर्शाती है? नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी। क्लियर है ये वाली बात? इस प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी फ्रेज में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो आराम से। समझ में आया? सिर्फ एक श्रेया रिजर्व्ड टर्म है आर्टिकल 352 के लिए, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट तरह की इमरजेंसी के बारे में जानते हैं, आर्टिकल 356, जिसको हम लोग स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, या फिर सबसे फेमस जो टर्म इसके लिए होती है वो होती है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। अब देखो, राष्ट्रपति शासन जब भी लगेगा, प्रेसिडेंट रूल जब लगेगा, तो उसके लिए वैसे तो 2 आर्टिकल होते हैं। अब तक ये वाली बात आप जो पार्ट 2 है हमारे लक्ष्मीकांत का, जिसके अंदर ये सारे चैप्टर्स और ये लास्ट चैप्टर है, बहुत अच्छे से आप जान गए हो। ठीक है। आर्टिकल 356। अब आर्टिकल 356 की जो भाषा है वो तो ये है कि इमरजेंसी लगेगी अगर स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो जाए।
ये है आर्टिकल 356। लेकिन इसी का एक भाई भी होता है, वो कौन है? 365। ये तो 356 तो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का फेल होना स्टेट के अंदर। 365 क्या कहता है शाइनी? स्टेट्स ने अगर सेंटर के डायरेक्शन को फॉलो नहीं करा है तब भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है उस राज्य में, राइट? श्रेया, ये राष्ट्रपति शासन को इनवाइट कौन करता है कि आओ और यहां पर जो चलती हुई सरकार है उसको भंग करके आप अपना शासन लगा दो? प्रेसिडेंट को ये खत कौन लिखता है? गवर्नर। अच्छा, ये वाला काम यूटीज में एलजी कर सकता है क्या? मतलब यूटीज में सरकार भंग नहीं हो सकती आर्यन? नहीं तो मतलब हो ही नहीं सकता ऐसा किसी भी केस में। सेंटर बैठिए, ये क्या मतलब हुआ? वहां पर तो उन यूटीज में तो स्टेट लेजिस्लेचर काम करता है ना। यूटीज को जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर है वहां पर कौन चला रहा है उनको? सेंटर चला रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर चला रहा है उनका? स्टेट लेजिस्लेचर के डमी डमी एक पोर्ट्रे है क्या वहां पर जहां पर यूटीज हैं? जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली में ड्रामेबाजी करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर। केंद्र सरकार के हाथ में होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूं और आप क्या बता रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूं सिर्फ उस दायरे में रहकर बात करो। मैं ये पूछ रहा हूं कि यूटीज के अंदर क्या एलजी जो है वो प्रेसिडेंट को इनवाइट कर सकते हैं कि सरकार को भंग करके यहां पर अपना शासन लगा दो? नहीं होगा पॉसिबल। प्रेसिडेंट रूल के अंदर कैसे भी करके यूटी आ सकता है क्या? आ सकता है, आ सकता है। केजरीवाल जी ने जब पहली बार रिजाइन करा था, मयूर याद है ना? उस टाइम पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था दिल्ली पर। प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। अब यहां पर जरूरी नहीं है कि एलजी खत लिखें या वो लिखें, लेकिन मेरा जो दूसरा सवाल था मैं पहले उसका आंसर कर रहा हूं आपको कि यूटीज में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं कह रहा हूं यूटीज में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, तो यूटीज में जब प्रेसिडेंट रूल, वैसे तो यूटीज केंद्र सरकार के हाथ में ही होती हैं वैसे भी, ठीक है? लेकिन जब प्रेसिडेंट रूल नहीं लग रहा है, मतलब मान लो कि प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं देख रहे हैं, एग्जीक्यूशन को नहीं देख रहे हैं, ठीक है, और कौन से बिल्स बन के एक्ट जो जाएंगी गवर्नर के पास, एलजी के पास जाएंगे, वो नहीं देख रहे हैं जब प्रेसिडेंट, मतलब ये सब चीजें, उस टाइम पर यूटीज को कौन चला रहा है? देखो, आप पहले बोलो मुझसे कि सर यूटीज ना दो कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं हमारे देश में। बताओ कैसे? एक वो यूटी जिनके पास क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर है। एक वो यूटी जिनके पास क्या नहीं है? स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, मशीनरी नहीं है, ठीक है? अब जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर है वहां पर प्रेसिडेंट रूल है क्या? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो नहीं होता है, ठीक है? और जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर नहीं भी है, लाइक चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली, दमन एंड दीव, यहां पर ये सारी यूटीज या केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति के दायरे के अंदर काम करते हैं क्या? नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूं कि यहां पर किसके, हाँ, किसके अंतर्गत काम करते हैं? वहां पर एलजी नहीं होता? हाँ, जो हम कहते हैं ना कि ये यूटीज सेंटर के अंतर्गत काम करती है, तो हमारा सेंटर से क्या मतलब होता है? प्रेसिडेंट। और हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट को देखो थियोरेटिकली आगे रखा जाता है, लेकिन पीछे से प्रेसिडेंट को भी डायरेक्शन कौन दे रहा है? एलजी को, ये एलजी कह रहा हूं, सॉरी, यूटीज को संभालने के लिए करेंट सरकार ना, केंद्र सरकार ना, जो करेंटली काम कर रही होगी, ठीक है? ये माइन्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स याद रखना प्लीज, ठीक है? इस चैप्टर में क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी। मैं पहले से ही आपको मतलब डिटेल में इसलिए लेकर चल रहा हूँ, आगे चलकर इसके ऊपर, सबके ऊपर 10-10, 15-15 पेजेस हैं हर एक इमरजेंसी के आर्टिकल के ऊपर, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि अभी आपको ऑलराउंडर नॉलेज है इमरजेंसी के बारे में।
डेफिनेट सी बात है उसकी, क्योंकि हम सेपरेट चैप्टर पढ़ रहे हैं इसके ऊपर। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम सेपरेट चैप्टर पढ़ रहे हैं और अगर इसमें कोई बात नई नहीं होती तो मैं आपसे बोल देता कि ऐसे चैप्टर में दोस्तों कुछ भी नहीं है जो आप नहीं जानते हो, हम इसको टर्मिनेट करते हैं, हटा देते हैं। लेकिन है बहुत कुछ जानने लायक है इसमें। हाँ, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सेंटर स्टेट रिलेशन वाला जो चैप्टर था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप 90% कंटेंट जानते हो, बस 10% जो है वो आपकी नॉलेज में एक एडिशनल फ्लेवर ऐड करेगा, ठीक है। तो इमरजेंसी ड्यू टू द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट अंडर आर्टिकल 356, दिस इज पॉपुलरली नोन एज प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन बाय द अदर टू नेम्स। कई लोग ना कहते हैं कि स्टेट इमरजेंसी मत बोला करो, प्रेसिडेंट रूल बोला करो। भाई क्यों ना बोला करो स्टेट इमरजेंसी? आप मेरे लक्ष्मीकांत के चैप्टर्स की डिस्कशन देख लो, जितनी भी हैं, कोई सा भी चैप्टर उठा लो। जब भी मैंने कभी भी आर्टिकल 356 का जिक्र करा है, मैं राष्ट्रपति शासन हिंदी में बोल देता हूँ, लेकिन जनरली जब इंग्लिश टर्म मेरे मुंह से निकलती है मैं तो स्टेट इमरजेंसी बोलता हूँ। आप बोल सकते हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सारे कोचिंग के टीचर्स वगैरह या फिर कोई भी जो लोग हैं जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, वो बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी टर्म मत यूज़ करा करो, वो ठीक नहीं होती है। क्यों नहीं होती है भाई? ठीक गिवन है ना, तो ठीक है। आपको लगने से नहीं होता ना, जो चीज़ गिवन है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो प्रेसिडेंट रूल, और इसका नाम क्या है? स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। However, the Constitution does not use the word emergency for this situation. ठीक है, वहां पर बात जो आती है वो आती है राष्ट्रपति शासन की, लेकिन आप यूज कर सकते हो, यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखो, ये जो फ्रेज है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ये कौन सी इमरजेंसी के लिए रिजर्व्ड है? आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगने वाली इमरजेंसी, यानी कि नेशनल इमरजेंसी। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी किसके लिए टर्म रिजर्व्ड है? आर्टिकल 356 के लिए, यानी कि प्रेसिडेंट रूल के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंतर्गत लग सकती है। अभी तक तो भगवान की कृपा से नहीं लगी हमारे देश में कभी भी। अगर हमारे देश में या हमारे देश को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से खतरा हो तो, या भारत की सरकार की तिजोरी या राज्य की सरकार की तिजोरियां, बहुत सारे राज्य की सरकार की तिजोरियां, ओवरऑल जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ, सारे के सारे वो पैरामीटर जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करते हैं, जब वो चरमरा जाए और फिस्कल फेडरलिज्म जो टर्म है वो हमें बेबुनियादी लगने लगे, तब ये इमरजेंसी लगाई जा सकती है। हम लोग एक बार ऐसी इमरजेंसी को लगते लगते, बिल्कुल बचाते बचाते निकले थे उस दौर से। बस जैसे कहते हैं कि मौत को छू के टक करके वापस आ गए, वैसे ही कुछ हुआ था। कौन सा साल था वो? नहीं कह रहा, कोविड टाइम फ्रेम 1990, ठीक है। हाँ 1991 एलपीजी रिफॉर्म सब आए थे तब, उससे पहले कोविड नहीं। हर चीज कोविड में नहीं हुई है। लोन लिया था वो तो हमने, $7 बिलियन का लोन लिया था IMF और वर्ल्ड बैंक से, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं नेशनल इमरजेंसी को। यहां तक अभी तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? फायका समझ में आ रहा है? आशमा, आर्यन क्लियर है? गौरव? 365 पता तो है मयूर आपको? 365 देखो, 356 का रेप्लिका होता है। 356 जो आर्टिकल लगता है प्रेसिडेंट रूल के लिए, लगेगा तो 365 में भी प्रेसिडेंट रूल ही। 356 में होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी स्टेट की फेल कर गई है, गवर्नर ऐसा एक खत लिख देते हैं राष्ट्रपति को, क्या हो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दो, रीजन देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो गई है। 365 में गवर्नर रीजन देते हैं कि सेंटर ने जो डायरेक्टिव दिया था, राज्य को ऐसा ऐसा करने को बोला था, राज्य बदतमीजी दिखा रहे हैं, उन्होंने मानी नहीं सेंटर की बात, उन्होंने माना नहीं सेंटर की बात को। तो ये जो बदतमीज दिलाते हैं, हम यहां पर आके अपना राष्ट्रपति शासन लगा दो, बस वो रीजन देने की बात है। दोनों में लगेगा तो राष्ट्रपति शासन ही, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, यूटीज में अगर प्रेसिडेंट, हाँ ये देखो, उसके लिए कोई निर्धारित आर्टिकल ये वाले नहीं होते हैं, मैंने अभी बताया।
वहां पर प्रेसिडेंट रूल तब लग जाता है कि जहां वहां पर कोई संभालने के लिए ना हो तब लग जाता है। ये उसका प्रॉपर आंसर है। जब कोई भी संभालने के लिए ना हो, देखो एलजी है ना, राष्ट्रपति सिंपल तरीके से बोल देते हैं एलजी आप संभालो, लेकिन अगर जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर है शानी, तो वहां पर एलजी का कोई मतलब नहीं रह जाता ना संभालने के लिए। वो वहां पर सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर का रोल तब निभाते हैं जब स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा या विधान परिषद है, उनको बिल पास करके एक्ट बनवाना चाह रही है, सिग्नेचर ही तो देंगे। लेकिन यूटीज तो सारे के सारे केंद्र सरकार के हाथ में होते हैं, तो केंद्र सरकार की वॉइस कौन? प्रेसिडेंट। तब जाके प्रेसिडेंट वो संभालते हैं। और दिल्ली सीएम का केस यही था जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। हाँ, ये है कि सीएम दिल से भी सरकार चला सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ हाँ, बहुमत में भी, और ये भी कोई प्रूव कर नहीं पाएगा फ्लोर ऑफ द हाउस पे वो करके। हाँ, बाहर से अगर चलाने के ऊपर अगर वो है, और पार्टी में अगर उनका जो मतलब ग्रुप होता है अगर वो स्ट्रांग है और किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो ये वाला काम पॉसिबल है। हमारे संविधान में प्रावधान है। इवन आप जेल में रह के इलेक्शंस भी लड़ सकते हो। किस चीज का? जेल जाने का? किस चीज का फॉर्म भर सकते हो? तो नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं हम लोग। ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन अंडर आर्टिकल 352, राष्ट्रपति जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी जब भारत की जो सिक्योरिटी है या भारत के किसी एक पार्ट की सिक्योरिटी है वो थ्रेटेंड हो जाए। कैसे? किसी युद्ध की वजह से, या सामने वाला जो देश है वो एग्रेसर बन रहा है और हम एक्सटर्नल एग्रेशन का शिकार हैं, या आर्म्ड रेबेलियन हो जाए। पहले आर्म्ड रेबेलियन की जगह 1978 से पहले 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से पहले जो वर्ड जो था वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस। यानी कि ये वाली बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। नेशनल इमरजेंसी क्या पूरे देश का माहौल जब बिगड़ा हो तभी लगेगी, या फिर देश के किसी एक पार्ट में भी लग सकती है? पार्ट में भी लग सकती है, हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा था अभी 1-2 चैप्टर पहले, ठीक है। तो इट मे बी नोटेड दैट प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी इवन बिफोर द एक्चुअल अकरेंस ऑफ अ वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेबेलियन। अगर वो इस चीज को देख पा रहे हैं, थोड़ा सा आप कैसे कहते हो कि फ्यूचरिस्टिक विजन है अगर उनका, कि हाँ खतरा मंडरा रहा है और खतरा दरवाजे पर आकर देश के खड़ा हुआ है। लेकिन ओरिजिनल बात क्या होती है? प्रेसिडेंट इमरजेंसी को प्रोक्लेम भी कर सकते हैं और खींच भी सकते हैं, लेकिन एक्चुअल बात क्या होती है? प्रेसिडेंट का यहाँ पर डिस्क्रिशन है क्या ये करने का? नहीं। कौन उनको सुझाव देता है करने का? पीएम एंड हिज और हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। प्रेसिडेंट जो होते हैं, सॉरी जो प्रेसिडेंट है, he or she can issue different proclamations on grounds of war, on grounds of external aggression या armed rebellion या imminent danger thereof। ये एक नया टर्म है, आप इसको ऐड कर सकते हो। imminent danger, कोई खतरा जो कि दरवाजे पे मंडरा रहा हो देश के। whether or not there is proclamation already issued by him and such proclamation is in operation। मतलब चाहे राष्ट्रपति ने पहले कोई प्रोक्लेमेशन जारी करा है कि नहीं करा है, या फिर कोई ऐसा प्रोक्लेमेशन अभी ऑपरेशन में है, चल रहा है, इफेक्ट में चल रहा है, प्रेसिडेंट उसके अलावा भी अलग अलग प्रोक्लेमेशन इशू कर सकते हैं, अगेन ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन, इमिनेंट डेंजर। ये प्रोविजन ऐड करा गया था बाय 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। देख रहे हो, अब आपकी नॉलेज जो है थोड़ा सा ब्रश अप हो रही है और पॉलिश हो रही है। अभी तक आप सिर्फ 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत एक ही बात जानते थे, एक ही चीज का रट्टा आपके दिमाग में था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाकर आर्म्ड रेबेलियन वर्ड डाल दिया गया। आज आपको यह जानने को मिला कि प्रेसिडेंट अलग अलग प्रोक्लेमेशंस इमरजेंसी की इशू कर सकते हैं अलग अलग ग्राउंड्स पर। वो ग्राउंड वॉर हो सकता है नंबर 1, एक्सटर्नल एग्रेशन नंबर 2, आर्म्ड रेबेलियन नंबर 3, या फिर इसी के साथ जुड़ा हुआ है अपना नंबर, आप इमिनेंट डेंजर को नंबर 4 मत कहना, वो आर्म्ड रेबेलियन का पार्ट ही माना जाता है, इसलिए और करके लिखा हुआ है। अब वेदर और नॉट देयर इज प्रोक्लेमेशन ऑलरेडी इशूड बाय हिम, ऐसा प्रोक्लेमेशन हो सकता है वो ऑलरेडी इशू कर चुके हो, या ऐसा प्रोक्लेमेशन ऑपरेशन में हो, उसके बावजूद भी वो फ्रेश प्रोक्लेमेशन नेशनल इमरजेंसी का लगा सकते हैं। इसका एक रीजन बताता हूं मैं ऐसा क्यों। आप कहोगे ये डबल ट्रिपल इमरजेंसी नहीं हो गई सेम टाइप की? बिल्कुल आपकी बात
एक्सेप्टेबल है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो ये वाली बात कहाँ पर बिल्कुल सटीक तरीके से बैठेगी, बिल्कुल फिट, जब हम ये बोलते हैं ना कि इमरजेंसी देश के किसी एक पार्ट में भी लग सकती है ना, तो वो पार्ट ए भी हो सकता है, वो पार्ट बी भी हो सकता है, वो पार्ट सी भी हो सकता है, जहां पर ये रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी, या स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी जूझ रहे हो, फेस कर रहे हो किसी ना किसी प्रकार के एक्सटर्नल एग्रेशन को या आर्म्ड रेबेलियन को। जेन्युइन एग्जांपल अगर इसका देकर मैं आपको पेश करूं, श्रीलंका थोड़ा सा एग्रेसिव वे में एक्ट कर रहा है और तमिलनाडु को खतरा है, बांग्लादेश थोड़ा सा एग्रेसिव वे में एक्ट कर रहा है और वेस्ट बंगाल को खतरा है, और पाकिस्तान थोड़ा सा एग्रेसिव वे में एक्ट कर रहा है, जम्मू एंड कश्मीर या पंजाब रीजन को उससे खतरा है, और ये तीनों देश एक साथ ही नाक में दम कर रहे हैं हमारे। लेकिन मुझे क्या बताओ, इससे क्या मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, कर्नाटका को, हरियाणा को खतरा है क्या इस केस में? नहीं ना। तो प्रेसिडेंट ने अगर प्रोक्लेमेशन लगा रखी है इमरजेंसी की वेस्ट बंगाल को देखते हुए, अब पाकिस्तान पंजाब में नाक में दम कर रहा है और श्रीलंका तमिलनाडु में पहली बार ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से थोड़ा सा नॉर्थ और ईस्टर्न साइड फ्रंटियर पर नेपाल अटकलें पैदा कर रहा है, थोड़ी सी अड़बंगा पैदा कर रहा है बिहार की स्टेबिलिटी में। ऐसे केसेस में अलग अलग प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी की इशू करी जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। यह प्रोविजन पहले तो नहीं था, 1975 में इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में 38th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड करा गया था। इतनी बात पहले क्लियर, ये बताओ क्लियर हुई कि नहीं? अब जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी जाती है ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी, क्योंकि यहां पर हमारे लिए इमीडिएट डेंजर कौन है? देश के अंदर कुछ उत्पात मचा हुआ है या बाहर की कंट्री एग्रेसर हो रही है हमारे साथ? बाहर की कंट्री। ऑन द अदर हैंड, व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रेबेलियन, इट इज नोन एज इंटरनल इमरजेंसी। अब यहां पर क्या है, बाहर की कंट्री का कुछ लेना देना है या देश के अंदर ही कुछ आपसी तनमन का माहौल है? तो ये आर्म्ड रेबेलियन कैसे हो सकता है? कोई एग्जांपल दो मुझे जेन्युइन, जो कि पास में हो भी चुका हूं। मतलब मैं इमरजेंसी के लिए नहीं कह रहा आपसे, आर्म्ड रेबेलियन की सिचुएशन मांग रहा हूं मैं आपसे। बताओ जरा आर्म्ड रेबेलियन की सिचुएशन। नॉर्थ ईस्ट की बड़ी सारी सेसेशनिस्ट मूवमेंट कह सकते हैं हम, या फिर 1984 के अंदर पंजाब राइट्स, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जर्नैल सिंह भिंडरावाले का आर्म्ड रेबेलियन था कि नहीं था? हथियार उठाए थे उसने कि नहीं उठाए थे प्रशासन के खिलाफ? गोल्डन टेम्पल के दरवाजे पर, उसकी चौखट पर 2 डीएसपी को गोली मारी थी उसने। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी बहुत ज्यादा गुस्से में आकर उन्होंने एक कदम उठाना पड़ा उनको कि आर्मी भिजवानी पड़ी टेम्पल के प्रेमाइसेस में। तो प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मे बी एप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री और ओनली अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का जो था, जब ये आया था, तो इट एनेबल्स द प्रेसिडेंट टू लिमिट द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी टू अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया। यानी कि जब हम ये चीज बोलते हैं ना कि नेशनल इमरजेंसी, तो सुनने में ऐसा लगता है कि पूरे देश में लगेगी, जब भी लगेगी। अगर आर्टिकल 352 का यूज हुआ, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, ये सारे इमरजेंसी की छत्र छाया में बिछ जाएंगे, ये सारे रीजन्स। ऐसा नहीं है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने प्रेसिडेंट को एनेबल करा था कि आप जहां पर फील करते हो कि कोई एक रीजन स्टेबल नहीं है, वहां पर भी आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो, दूसरे रीजन्स को प्रभावित किए बिना। ओके, तो इस केस में आपको 42nd अमेंडमेंट एक्ट याद रखना है, जिसकी वजह से देश के किसी एक पार्ट में भी इमरजेंसी लग सकती है। 1976 में ऐड हुआ था और 1975 में 30th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये चीज ऐड हुई थी कि अगर इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन ऑलरेडी इशू है किसी एक रीजन में, या वो
प्रोक्लेम करी जानी है किसी रीजन में, तो उसके अलावा प्रेसिडेंट जो है अलग अलग प्रोक्लेमेशन, फ्रेश प्रोक्लेमेशन, मल्टीपल प्रोक्लेमेशन इशू कर सकते हैं अलग अलग ग्राउंड्स पर। वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन या इमिनेंट डेंजर, सबके लिए आर्टिकल जो यूज होगा वो 352 ही होगा। अगर बाहर का कोई देश एग्रेसर है, सिचुएशन सिर्फ ये बदलेगी, बाहर का कोई देश एग्रेसर है तो वो बन जाएगा एक्सटर्नल इमरजेंसी का केस, सिर्फ नाम नाम से, सिर्फ नाम नाम से। और अगर देश के अंदर ही कुछ उत्पात मचा हुआ है, कोई सेसेस्टियस मूवमेंट है, कोई रेबेलियन है, रेबेलियन कर रहा है, कोई ये बोल रहा है कि हमारे स्टेट को अलग करके सेपरेट कंट्री बना दो, किसी ग्रुप ने किसी जुट ने हथियार उठा लिए हैं, वो पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, आर्मी वालों के साथ भिड़े हुए हैं, और एक रीजन की स्टेबिलिटी बिल्कुल चरमरा गई है, तो वो बन जाएगा इंटरनल इमरजेंसी का केस। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन करा था इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को कि ये थर्ड ग्राउंड होगा फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, लेकिन ये काफी वेग चीज थी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस क्या, एक गली मोहल्ले में कोई लड़ाई हो गई तो उसकी वजह से आर्टिकल 352 थोड़ी ना इन्वोक हो जाएगा, और इसकी बहुत वाइडर कोनोटेशन है, इसके मल्टीपल मीनिंग्स निकाले जा सकते हैं। तो सूझबूझ से जनता पार्टी सरकार ने 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू शब्दों को सब्सटीट्यूट कर दिया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया विद द फ्रेज आर्म्ड रेबेलियन इस टर्म के साथ। Thus, it is no longer possible to declare national emergency on the ground of internal disturbance। इसी ग्राउंड पर इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी 1975 में। अच्छा, केस क्या था वैसे? इंदिरा गांधी जी ने, चलो ठीक है, उस टाइम पर संविधान में तो यही वर्ड लिखा भी हुआ था इंटरनल डिस्टर्बेंस, तो उन्होंने यूज कर भी दिया, तो ऐसा कोई ऐसा नहीं, हम नहीं कह सकते कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके कोई एक नए प्रोविजन को यूज करके इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, ठीक है। लेकिन उस समय पे केस क्या था, इंदिरा गांधी जी प्रोवोक क्यों हुई थी इस इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को चुनते हुए इमरजेंसी लगाने के लिए? नहीं नहीं, कुछ भी श्रेया, कहाँ कहाँ नहीं, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, एक्चुअल केस क्या था, वो पोस्ट इंडिपेंडेंस का वो केस क्या था? इलेक्शंस में क्या था? नहीं नहीं नहीं, पर ये जो स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम का कुछ लेना देना ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा केस भी नहीं था। गुड। नॉन कांग्रेसिज्म के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था श्रेया। जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थी उन्होंने प्रोटेस्ट मूवमेंट चला दी थी बड़ी सारी, और वन ऑफ द फेमस प्रोटेस्ट मूवमेंट वॉज बिहार स्टूडेंट्स मूवमेंट, है ना, जिसको जेपी खुद लीड कर रहे थे। और इशू क्या था वो बिहार की स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट मूवमेंट का? अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन नहीं, कैंटीन में खाना अच्छा नहीं होना, और खाने मतलब फूड इन्फ्लेशन, हाँ ठीक है, कैंटीन में खाना अच्छा नहीं था, और प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहे थे नॉर्मल चीज़ों के, सब्जियों वगैरह के। मेनली उनका इशू खाने पीने और हॉस्टल फैसिलिटीज और मेस चार्जेस से रिलेटेड था। मेस समझते हो ना, मतलब होटल की, मतलब सॉरी होटल कह रहा हूँ, ये कॉलेज की कैंटीन और इन सब से रिलेटेड जहाँ खाना वगैरह मिलता है आपको, ठीक है। उस टाइम पर जेपी ने एक कॉल दिया था सारी पार्टीज को, सारे लोगों को, और इवन एक जेपी की बात इंदिरा गांधी जी को इस कदर चुभ गई कि इंदिरा गांधी जी ने इसी को रीजन बना लिया आर्टिकल 352 को इन्वोक करने का। कौन सी बात थी वो? हिंदी में पहले बोलता हूं मैं आपसे, जो कि हमारी 12th क्लास की टेक्स्ट बुक्स में भी लिखा हुआ है। जेपी समझ, जेपी जान रहे हो ना, मैं शॉर्ट में जेपी किसको कह रहा हूं? जयप्रकाश नारायण जी को कह रहा हूं मैं, है ना। मोरारजी देसाई वगैरह इनका तो सिर्फ नाम नाम चलता है जनता पार्टी बनाने के लिए,
मेन इसके पीछे कौन थे? जेपी थे। जस्ट लाइक आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी वगैरह का तो सिर्फ नाम चलता है, पीछे कौन है इसके पीछे इसकी नींव रखने वाले? अन्ना हजारे जी, राइट? तो जेपी ने बोला था संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। आई रिपीट, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं मैं इसके लिए, इसको आपके लिए। आर कॉल इज फॉर टोटल रेवोल्यूशन, फ्यूचर हिस्ट्री बिलोंग्स टू अस। आर कॉल इज फॉर टोटल रेवोल्यूशन, फ्यूचर हिस्ट्री बिलोंग्स टू अस। अब ये नारे देने से, ये तो जंतर मंतर पे ही होते थे सारे नारे, ये नारा देने से, ऐसा कुछ स्लोगन रेस करने से उसमें क्या है? वो तो बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स और ये सब बोलते होंगे। उन्होंने इसी जंतर मंतर की महफिल में एक बात कह दी जो बात काफी ज्यादा खिंच गई। उन्होंने पुलिस से, आर्मी से, आईएएस ऑफिसर से, सारे एडमिनिस्ट्रेशन से, ब्यूरोक्रेसी से रिक्वेस्ट करी, इंदिरा गांधी जी की बात आप में से कोई मत मानो, इस देश में डेमोक्रेसी जो बर्बाद हो रही है उसको बचा लो। अब इंदिरा गांधी जी की जो पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो वैसे ही आपने देखा था ना श्रेया, कितने राज्यों में हार गई थी वो विधानसभा के चुनाव कुछ साल पहले? 9 राज्यों में। और इंदिरा गांधी जी को अब डर ये था शाइनी कि केंद्र लेवल पर जो सरकार है उनकी, यानी कि अभी तक तो केंद्र पे तो बची हुई थी ना, वो ना चली जाए। तो उन्होंने एक एक्सक्यूज ढूंढा, बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा सा। ये वाली बात मैंने कभी आपसे करी नहीं है किसी लेक्चर में, क्योंकि मैं हमेशा रेलेवेंट टाइम का वेट करता हूँ कि कुछ तो रखूँ ना बताने के लिए। सब कुछ एक जगह बता दूंगा तो फिर बाकी चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस क्या रह जाएगी। ये मैं आपको एक नई पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ आज। आप हमेशा मेरी पूरी बात जानते हो कि सुबह मीटिंग बुलाई गई, 15 मिनट में वाइंड अप कर दी गई, फखरुद्दीन अली अहमद ने वो करा। आज मैं लेकिन आपको वो सारी बातें बता ही नहीं रहा। आज मैं बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूँ इमरजेंसी लगाने का। पर्सपेक्टिव वो भी ठीक है, पर्सपेक्टिव ये भी ठीक है। वो करंट लेवल मान लो उसको, मतलब वो मॉर्निंग मॉर्निंग की बात बताता हूं मैं आपको हमेशा। ये आप बैकग्राउंड जान लो कि इंदिरा गांधी जी के दिमाग में क्या चल रहा था, रीजन क्या दिया उन्होंने, एक्सक्यूज क्या दिया उन्होंने, उनकी साइकोलॉजी में कौन सी बात चुप रही थी, उनके दांत किस बात पे मिसमिसा रहे थे। उन्होंने बोला जेपी ने कोशिश करी है और ऑपोजिशन पार्टीज ने कोशिश करी है डेमोक्रेसी को इस देश में पैरालाइज करने की, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट मूवमेंट्स हो रही हैं, लोग भड़क रहे हैं। और जेपी ने सबसे बड़ी बात, प्रशासन को सरकार के खिलाफ जाने के लिए उत्तेजित कराए। आईएएस ऑफिसर्स को बोला, जुडिशियल ऑफिसर्स को बोला, कोर्ट में बोला, मतलब ये जजेस को बोला, सबको बोला कि सरकार की बात ही मत मानो। साफ तरीके से जेपी ने कदम उठाया है। इंदिरा गांधी जी का बोलना था ये कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को इस देश में पैरालाइज करने का, इसलिए हम इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं। और जैसे ही ये महफिल खत्म होती है जंतर मंतर पे जेपी की, वैसे ही इंदिरा गांधी ने बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए, आई थिंक डे था 25 जुलाई 1975, सुबह 6 बजे मीटिंग बुलाई। फखरुद्दीन अली अहमद जी को तो पता भी नहीं था भाई, और आंख मीचते मीचते आए, हाँ क्या करना है, कहते लगाओ आर्टिकल 352। हाँ हाँ, वो भी नहीं आई थी तब तक, 2 कप खुद पी चुकी थी। और इमरजेंसी का केस ऐसा था, आपको क्या लगता है श्रेया कि इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उनको पता था कि क्या करने जा रही है सबको? इनका मंत्रिमंडल किससे चिढ़ता था? कौन सी औरत से? इंदिरा गांधी जी की बेस्ट फ्रेंड कौन? अरे वाह, उसमें भी श्रीमती श्रीमती पोपल जयकर है ना। उनको पता था कैसा होने जा रहा है। इसके लिए बहुत ही प्यारा एक एपिसोड है, प्रधानमंत्री जो सीरीज चली थी एबीपी न्यूज की, आप उसको जरूर देखना। मतलब ये जो जितना भी ज्ञान मैं आपको पेल रहा हूँ ना, आउट ऑफ द कंटेक्स, आउट ऑफ द ब्लू, या अपनी रिसर्च से नहीं पेल रहा हूँ मैं, उन्हीं एपिसोड्स को मैंने काफ़ी बार देख रखा है। उसमें ये नॉलेज मुझे मिली थी तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दी। आप उसको देखोगे तो आपको एक बहुत अच्छा पर्सनल लेवल पे भी नया इंसाइट मिलेगा। उसमें ओरिजिनल वीडियोस हैं, क्योंकि जेपी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, इंदिरा गांधी जी की, उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पे आकर कैसे अनाउंसमेंट करी। उन्होंने एक लाइन बोली थी कि हमारे देश में आपातकाली लग चुकी है, घबराने की कोई बात नहीं है, इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, नथिंग टू पैनिक।
ये लाइन थी उनकी ऑल इंडिया रेडियो पे, और ये ओरिजिनल उनकी वॉइस और उनकी वीडियो उस एपिसोड में दिखाई गई है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट हाउएवर कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। ठीक है, लेकिन ये शुरू से रिटन वाली बात थी क्या? फखरुद्दीन अली अहमद जी को इंदिरा गांधी जी ने उनके मंत्रिमंडल ने लिखकर दिया था क्या? उस टाइम पर नहीं था। तो यार ये रिटन वाली बात यहां पर क्यों लिखी हुई है, इसके लिए जानते हैं। पॉइंट नंबर 3, आर्टिकल 352 कहता है, वो डिफाइन करता है टर्म कैबिनेट को, कि कैबिनेट के अंदर प्रधानमंत्री होंगे और दूसरा मंत्रिमंडल उनका अदर मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक ओनली, वो लिख कर दे। लेकिन शुरू में ये लिखने वाली बात नहीं थी, इसको बाद में डाला गया। दिस मीन्स दैट इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन द कंकरेंस ऑफ द कैबिनेट एंड नॉट मेयरली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। 1975 में, लेकिन जब उस जमाने की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जब एडवाइस करा था प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पर, राष्ट्रपति कौन थे? श्री फखरुद्दीन अली अहमद। उन्होंने एडवाइस करा था प्रेसिडेंट को कि आप प्रोक्लेम करो नेशनल इमरजेंसी को विदाउट कंसल्टिंग हर कैबिनेट। उन्होंने अपने कैबिनेट से पूछा भी नहीं था। कैबिनेट वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ द प्रोक्लेमेशन जब वो इमरजेंसी लग चुकी थी। एज फेट अकम्प्लाई, फेट अकम्प्लाई का मतलब बेसिकली ये होता है कि मेरे सामने किसी की बोलने की दम ना हो, तो जो मैं निर्णय ले लूं और किसी को बाद में भी बताऊं, तो मेरी चापलूसी करने वाले कहेंगे हाँ सब ठीक है, मन में चाहे भले जो भी आता रहे। ये कंसेप्ट होता है फेट अकम्प्लाई का। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 का जो था, इट इंट्रोड्यूस दिस सेफगार्ड कि ऐसी किसी भी पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट करा जा सके फ्यूचर में, कि कभी भी प्रधानमंत्री अकेले इतने सक्षम मान रहे अपने आप को, या मान रही हैं अपने आप को, कि वो इमरजेंसी खुद लगा दे रहे, जिसकी वजह से फेडरलिज्म पैरालाइज हो सकता है हमारे देश में। ठीक है, इतनी बात क्लियर? कोई डाउट यहां तक? उसके बाद जो 38th अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया था, इट मेड द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। अभी ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसी कभी भी कोई संविधान में बात लिखी जा रही है अमेंडमेंट के थ्रू के इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, तो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, कौन प्रधानमंत्री ऐसा कैसे कर सकते हैं उस टाइम पर, अगेंस्ट श्रीमती इंदिरा गांधी। तो 38th अमेंडमेंट एक्ट 1978 इसने एक डिक्लेरेशन ये दी थी, मतलब इस अमेंडमेंट एक्ट का एक टेक्स्ट ये था कि नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन होना, इसको जुडिशियल रिव्यू के टेस्ट से पास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब जुडिशरी नहीं देख सकता कि हमने इमरजेंसी अच्छे पर्पज से लगाई थी, बुरे पर्पज से लगाई थी, कुछ भी। बट दिस प्रोविजन वॉज डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। फर्दर, जब 1980 में सुप्रीम कोर्ट के सामने मिनर्वा मिल्स केस आता है, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980, लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की ये थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज इन अ कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मालाफाइड, और दैट डिक्लेरेशन वॉज बेस्ड ऑन होली एक्सट्रीनियस या इररिलेवेंट फैक्ट्स, या फिर वो एब्सर्ड है या फिर परवर्स है। यानी कि बेतुकी बातों पर फालतू के रीजन देते हुए अगर प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल को मिलाकर सरकार अगर ये कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार, कि हम कैसे ना कैसे करके जो फेडरेशन है जिसके अंदर पावर डिवाइडेड है यूनियन स्टेट के बीच में, उसको पैरालाइज कर लें और पूरी पावर अपने हाथों में केंद्रित कर दें, और उसके लिए रीजन भी बेबुनियादी हैं ऐसा करने के पीछे, तब हम सरकार की उस मंशा को, जिस मंशा के तहत, जिस इंटेंशन के तहत उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगाई, फिर चाहे वो कोई भी ग्राउंड हो, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन, हम उसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। उसको चैलेंज करा जा सकता है कोर्ट के अंदर। हम उसके ऊपर सुनवाई, उसके ऊपर टिप्पणी, उसके ऊपर जजमेंट पास करने का काम, उसके ऊपर ये देखने का काम कि वो बोनाफाइड इंटेंशन से थी या मालाफाइड इंटेंशन से थी। बोनाफाइड होता है गुड इंटेंशन, मालाफाइड होता है बैड इंटेंशन, जिसके साथ थी हम उसको देख सकते हैं।
यानी कि जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। कोई दिक्कत यहां तक? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतने ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।